नमस्कार मित्रों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, ध्वनि यूनिट चल रहा था अपना। ध्वनि की रिगार्डिंग अपन ने बहुत प्रकार की चीज़ों को कवर करा है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ध्वनि से रिलेटेड इसके कुछ लक्षण चल रहे थे अपने, कि ध्वनि के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। उनमें से नेक्स्ट अपना जो है वो है गुणता। ध्वनि का नेक्स्ट लक्षण, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। गुणता, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्वालिटी या टिम्बर, या इसका ये भी नाम है, क्वालिटी या टिम्बर भी कहा जाता है। देखो क्या होता है ये TIMBRE, क्या होता है? जैसे सपोज करो, क्या घर में बहुत प्रकार के सदस्य होते हैं, बहुत मेंबर होते हैं अपने घर में, तो उन सभी का अपन कैसे बिना देखे कैसे पता कर लेते हैं कि आवाज़ ये पापा की है या मम्मी की है, या किसी दूसरे रिश्तेदार को अपन टेलीफोनिक कॉल पे मान लो या बाई फेस मान लो, या किसी दूसरे कमरे से आ रही आवाज़ हो, तब अपन कैसे जज कर पाते हैं कि वो इंसान बोल रहा है? तो उस वाले गुण को कहा जाता है गुणता। कहने का मतलब क्या हो गया कि ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति तथा समान प्रबलता की ध्वनियों में अंतर किया जाता है ना। अब देखो, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होगी, दो भिन्न भिन्न मनुष्य हो सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी वाद्य यंत्र हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, जैसे सपोज करो मनुष्य के रूप में यदि मैं आप लोगों को और उदाहरण देना चाहूँ, तो अपन जो भी सॉन्ग सुनते हैं, गाने, उसमें कुमार सानू, उदित नारायण, लता मंगेशकर, अलका याग्निक, इन सब के गानों को अपन कैसे पहचान लेते हैं? उनकी आवाज़ की गुणता के आधार पर अपन पहचान सकते हैं क्या कि ये आवाज़ किसकी है। या फिर सपोज करो मैंने कोई वाद्य यंत्र, जैसे अपन किसी वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, वो वाद्य यंत्र क्या हारमोनियम हो, भले सितार हो, भले सारंगी हो, तो अपन उनकी ट्यून के आधार पर, उनकी गुणता के आधार पर उनको अपन पहचान सकते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि दो मनुष्यों की आवाज़ का आकलन ध्वनि के किस गुण के आधार पर होता है? दो या दो से अधिक प्रकार के मनुष्यों को अपन उनकी आवाज़ के आधार पर पहचान लेते हैं, और इस आवाज़ के जो ध्वनि की जो क्वालिटी होती है उसको बोला जाता है गुणता। गुणता, क्वालिटी या टिम्बर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट जो ध्वनि का लक्षण है वो है इसकी तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता का क्या मतलब हुआ? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखिए, तीव्रता का गुण अपने को क्या बताता है? ये कहीं ना कहीं नाम से भी कुछ ना कुछ शो हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि दो प्रकार की आवाज़ें हैं अपने पास, दो प्रकार की ध्वनियाँ आ रही है, तो अपन पहचान कर सकते हैं क्या कि दोनों प्रकार की आवाज़ों से कि कौन सी ध्वनि अत्यधिक तीव्र है, तेज है, और कौन सी ध्वनि क्या है, स्लो है, धीरे है। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि विज्ञान की भाषा के अनुसार यदि अपन इसको समझना चाहे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि किसी भी प्रकार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहा जाता है। और इस तीव्रता का जो मापन करा जाता है, इस तीव्रता का जो मापन करा जाता है वो वाट प्रति मीटर स्क्वायर में किया जाता है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर में किया जाता है इसका मापन। तीव्रता से रिलेटेड यदि आप लोगों को कोई पूछे तो, जैसे सपोज करो साइंस की भाषा में यदि मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि जब दो ध्वनियाँ जिनकी तीव्रताएं क्या होती है, समान होती है, जब दो ध्वनियाँ जिनकी तीव्रताएं समान है फिर भी हम एक को दूसरी ध्वनि की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए, इसके लिए हमारे कान अधिक संवेदनशील होते हैं। इस चीज़ को कैच कर लेंगे क्या कि कौन सी ध्वनि प्रबल है और कौन सी ध्वनि प्रबल नहीं है। इस वाले गुण को कहा जाता है क्या? ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट, ध्वनि से संबंधित यदि अपन बात करें, नेक्स्ट इसके लक्षण की, तो ध्वनि का नेक्स्ट जो लक्षण आएगा अपना, उसको बोला जाता है ध्वनि का अनुरणन। बहुत अजीब सा नाम है ना। इसको बोला जाता है रिवर्बेरेशन। देखिए ये क्या कहता है अपने को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली आप लोगों को
कैसे ध्यान में रखना है, ध्वनि का अनुरणन कैसे होता है। तो आपने देखा होगा क्या कि जैसे सपोज करो आप कोई मूवी देखने गए हो और उस सिनेमा हॉल में आवाज़ आ रही हो, तो होता क्या है वास्तव में, जैसे सपोज करो मूवी क्लोज हो गई तो बंद होने के बाद में भी कुछ समय तक आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि विज्ञान की भाषा में इसको कवर करें तो किसी भी प्रकार के हॉल में किसी ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है, इसका ध्वनि का अनुरणन कहलाता है। जैसे सपोज करो बहुत अच्छा सा मैं यदि आप लोगों को उदाहरण बताऊं तो यहाँ लिख सकता हूँ उदाहरण के रूप में क्या, बादलों का गर्जना, बादलों का गर्जना, ये भी तो अनुरणन के रूप में होता है। बादलों का गर्जना आप लोगों को, जैसे बादल गरजते होंगे, क्यों गरजते हैं बादल, इसके बारे में अपन इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में कवर करेंगे। क्या वो जब आपस में टकराते होंगे तब उनके बीच में घर्षण होता होगा, है ना, और घर्षण के कारण विद्युत और बहुत प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न होती होगी, है ना, होता है ना ऐसा। यहाँ से कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, आपने 2 प्रकार की यूनिटों को अच्छे से कवर करा कि प्रकाश और ध्वनि की कंसेप्ट की रिगार्डिंग क्या, कि बरसात का समय है तो आसमान में बादल भी गरजेंगे और बिजली भी चमकती है, समझ रहे हो ना बात को। तो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो वो क्या, उनकी गर्जना, बादलों की गर्जना अपने नीचे सुनाई देती है ना, और बिजली की चमक भी अपने को क्या, ये भी दिखती है। तो कहने का मतलब यदि दोनों की ये चीज़ें एक साथ हो, बादलों का गर्जना और बिजली की चमक, कब होता है ऐसा, जब बादल आपस में टकराते हैं तब एक साथ ही तो हो पाएंगे ना दोनों प्रोसेस। यदि दोनों के दोनों ऐसा एक साथ हो तब आप लोगों को वो जो बिजली की जो चमक है ना, बिजली की चमक, वो आप लोगों को पहले दिखेगी, और बादलों का जो गर्जना होता है ना, बादलों की गर्जना, ये आप लोगों को बाद में सुनेगी। कहने का मतलब आप लोगों को आवाज़ बाद में सुनाई देगी और वो बिजली की चमक आप लोगों को पहले ही दिख जाएगी। तो यहाँ से अपन ऐसे कह सकते हैं क्या, कि जो रफ्तार होती है प्रकाश की, बिजली की, ये क्या होती है, अधिक होती है, जबकि ध्वनि की रफ्तार, वेग, चाल क्या प्रकाश के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। ऐसा आप लोग ध्यान में रख लोगे ना। उस जैसे किसी बड़े शहर या किसी बड़े कस्बे की बात करें, किसी बड़े महानगर की बात करें जिसमें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है, हाई स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारतें, तब उन इमारतों को इस आकाशीय बिजली से नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आगे आपके बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। बिजली, ये बिजली शब्द आया तब आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्या, बहुमंजिला इमारतों को उस आकाशीय बिजली से बचने के लिए उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर ये वाली चीज़ लगा दी जाती है, तड़ित चालक। और इस तड़ित चालक का आविष्कार इस भाई साहब ने करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इन्होंने, ये देखो तड़ित चालक होता क्या है, उस जो इमारत होती है, सपोज करो क्या कि उसके 40 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, तो उसकी जो सबसे ऊपरी छत होती है ना, उस ऊपरी छत के ऊपर इस तड़ित चालक के रूप में आप लोग क्या, कॉपर या एल्यूमिनियम की एक प्लेट रख देते हो, और उस प्लेट का सीधा सीधा संपर्क होता है, कहाँ से, उस प्लेट को भू संपर्कित कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। अब आसमान से जो भी बिजली आएगी तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, ये क्या कर लेंगे, उस बिजली को कैच कर लेंगे, और यहाँ से एक वायर के रूप में, तार के रूप में कनेक्शन होता है, इस तार को क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड। तो अब वो बिजली आपकी बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे नहीं आएगी ना, डायरेक्टली छत से आप लोगों ने उसको ग्राउंड पे भेज दिया। तो ऐसे ध्यान रखा करो, पूछ लिया जाता है मोस्टली कि तड़ित चालक क्या है। बहुमंजिला इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए उस इमारत की सबसे ऊपरी छत पर कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी जाती है, और इस तड़ित चालक का आविष्कार किसने करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा था, है ना। बिजली उत्पन्न हुई तो उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, कहने का मतलब बादलों की
क्या बादलों में आपसी घर्षण के कारण आवाज़ और बिजली उत्पन्न होती है। तो इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये वाला नाम भी इसी ने दिया था। आगे अपन बहुत चर्चाएं करेंगे। किसी भी प्रकार के आवेश को धनायन या ऋणायन, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नाम इन्होंने ही बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने को कहा था। अब देखो अपनी बात कहाँ थी, ध्वनि का अनुरणन, यहाँ पर थे ना अपन। कहने का मतलब अनुरणन कब होगा, किसी ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी कुछ देर के लिए ध्वनि का सुनाई देना, इसी को ध्वनि का अनुरणन बोल रहे थे आप लोग। अब इसमें होगा क्या, जैसे बादलों की गर्जना, एक बार गरज के वो बंद हो गए, फिर भी आप लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो कहने का मतलब क्या कि ये ध्वनि का अनुरणन जो है ना, इससे संबंधित आप लोगों को यदि ऐसे पूछ ले क्या कि मुझे ऐसे बताओ कि ये किस पर निर्भर करता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी यदि अपन ने सपोज करो ऐसा यंत्र जो ध्वनि उत्पादक यंत्र हो, उसको आपने बंद कर दिया, है ना, तो बंद करने के जितने समय तक आप लोगों को उसकी ध्वनि या आप बोल सकते हो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ना, वो वाला समय, वो वाला काल उसका अनुरणन काल कहलाता है। और ये डिपेंड किस पर हुआ, जो भी जहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है, ऐसा हो रहा है उस हॉल में, या कोई सिनेमा हॉल मान लो आप लोग, या कोई भी कॉन्सर्ट हॉल मान लो, या कॉन्फ्रेंस हॉल मान लो, उसमें उस अनुरणन काल का जो मान होता है, उस हॉल का आयतन कितना है तथा उस हॉल में उपस्थित कुछ अवशोषक पदार्थों की प्रकृति पर, उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करा, उस हॉल के आयतन पर, और उसमें कुछ ना कुछ तो दीवारें होगी या कुछ छतें होगी, अभी मैं बताऊंगा वास्तव में होता क्या है, कैसे कैसे होता है सिस्टम। तो कुछ अवशोषक पदार्थ तो होगा ना उस कमरे में, उस हॉल में, तो उस अवशोषक पदार्थ की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अवशोषक पदार्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इन चीज़ों पर निर्भर करता है ये अनुरणन काल कितना होगा, उस हॉल का आयतन और उस हॉल में उपस्थित कुछ अवशोषक पदार्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो इसके कारण क्या होता होगा वास्तव में अपने दैनिक जीवन में, क्या अपन क्या करते हैं, जैसे अपने जो भी दरवाजे या खिड़कियां होती है घरों में, तो अपन उस पर क्या पर्दे लगाते हैं ना, उन पे आप सोच रहे होंगे क्या कि पर्दे इसलिए लगाते हैं कि साहब क्या धूप नहीं आए, है ना, मैं उठता 9 बजे हूँ और सूर्य देवता मेरे को जल्दी जगा देते हैं, तो इससे बचने के लिए मैंने पर्दे लगा दिए, है ना। एक तो आपके फायदा हो गया उस केस में। दूसरा क्या, जैसे सपोज करो क्या कि आपने कुछ बोला किसी कमरे में, है ना, और आपकी आवाज़ कुछ समय बाद में फिर सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या, उस ध्वनि का अनुरणन हो रहा है। तो इस अनुरणन काल को कम करने के लिए वो पर्दे अवशोषक का काम करते हैं, ध्वनि अवशोषक का काम। इसीलिए आप लोग क्या, उस जो आपके दरवाजे या खिड़कियां होती है उन पे भारी पर्दे लगाते हो आप लोग, ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वो अवशोषक का काम करेंगे, समझ रहे हो ना, है ना। और वो जो ऐसा देखो होता क्या है, दरवाजे और जो खिड़कियां होती है अपनी, उन पे जो भी आपने पर्दा लगाया ना, उस पर्दे का मेन मुख्यतः काम रहेगा क्या कि ध्वनि को अवशोषण करना, जिससे आप लोगों का क्या हो गया, अनुरणन काल कम हो गया। कहने का मतलब अब आप लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई देगी, समझ रहे हो ना। या फिर आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, जितने भी प्रकार के सिनेमा हॉल या कॉन्सर्ट हॉल जो होते हैं, या कॉन्फ्रेंस हॉल बोल दो, उनकी छतें ढकते हैं, तो ढकने, छत खुली कहाँ रखेंगे अपन, कॉमन सेंस की बात है ना, क्यों ढकते हैं, तो कहने का मतलब ढकते भी ऐसे खुरदरी सा पृष्ठ, विज्ञान के अनुसार यदि अपन बात करें तो उनका पृष्ठ कुछ खुरदरा होता है ना, जिससे क्या होता है, या मोटा कोई सरंदर पेपर होता है जिसकी सहायता से उनको ढक दिया जाता है, जिससे क्या होगा, उसका अनुरणन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, वो जो हॉल है उस हॉल के चारों कोनों में ध्वनि समान रूप से फैल जाएगी। ऐसा ही तो अपन चाह रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं क्या कि अपन ने कम पैसे दिए हैं टिकट के तो अपने को आगे बिठा दिया, अच्छे से सुनेगा नहीं, आवाज़ सबको वही सुनाई देगी उस हॉल में, समझ रहे हो ना, देखने का चक्कर पड़ सकता है। अब देखो इस ध्वनि के नेक्स्ट लक्षण के बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं। देखो आप किसी भी यदि यूनिट को कर रहे हो तो इस यूनिट से संबंधित यदि आपके माइंड में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया करो कि सर ऐसे क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर हो सकता है। यदि आप लोगों के समझ से परे है तो हम लोगों को भी पता चलेगा क्या कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो। वैसे तो सब मोस्ट इंटेलिजेंट हो। देखो ऐसा भी होता होगा क्या, ध्वनि का अपवर्तन,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अपवर्तन का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करो कोई ध्वनि है, आपकी आवाज़ है, यदि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके कारण क्या होगा, वो आवाज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, वो आवाज़ क्या होगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो माध्यम चेंज हुआ। ये मैंने प्रकाश में भी आप लोगों को बताया था क्या, कि जब जब ये माध्यम चेंज होगा ना, माध्यम यदि परिवर्तित होगा, आपने क्या करा, किसी प्रकार के ठोस माध्यम में बोला और आपकी आवाज़ किसी प्रकार के द्रव माध्यम में भेजनी है, या ठोस से गैस में भेजनी है, या द्रव से गैस में भेजनी है, ऐसा भी तो माध्यम हो सकता है ना। तो माध्यम के परिवर्तन के कारण ये वाला प्रभाव होता है अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि आप जाओगे तब आप लोगों के साथ में क्या होगा, क्या होगा, ध्वनि का अपवर्तन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि ध्वनि का अपवर्तन कैसे होता होगा, तो देखो माध्यम के परिवर्तन के कारण अपवर्तन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्वनि तरंगों का जो भी अपवर्तन हुआ है ना, वो उस वायुमंडल में व्याप्त, यदि अपन गैसीय माध्यम की बात करें तो उस वायुमंडल में व्याप्त उस वायु की भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की परतों का तापमान अलग अलग होने के कारण होता है। समझ रहे हो ना। तो ये अपवर्तन ध्वनि के केस में माध्यम के किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है। और आप लोगों को मैंने कंसेप्ट बताया था क्या, कि ध्वनि के चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है ना। ध्वनि की चाल पर वैज्ञानिक लाप्लास के अनुसार तापमान का प्रभाव पड़ता है, ऐसा अपन ने प्रीवियस वीडियोज में करा था। तो इतना ध्यान में रख लोगे ना कि ध्वनि तरंगों का अपवर्तन भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ध्वनि का ये वाला भी होता है। ये सपोज करो मैं जितने भी प्रकार की अब आप लोगों को लक्षण बता रहा हूँ, ये घटनाएं बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्या लाइट वाले चैप्टर में करा होगा, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों का विवर्तन। विवर्तन से आप लोग क्या समझते हो क्या, जैसे सपोज करो क्या मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप घर में किसी एक कमरे में हो, समझना बहुत अच्छे से ध्यान से, और आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो, है ना, और आपकी मम्मी या पापा या सिस्टर या ब्रदर जो भी है आपका, वो किसी दूसरे कमरे में है ना। तब वो आपने क्या कर दिया, दरवाज़ा पूर्णतया बंद कर दिया, है ना, और फ़ोन पर बात कर रहे हो। हालांकि आप बैठे तो कमरे में पढ़ने के लिए हो, लेकिन पापा मम्मी को कैसे पता चलता है कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, इसका मतलब उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती होगी, है ना। तो ध्यान रखा करो, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। वो दीवारों के कान इसलिए होते हैं क्या, ये विवर्तन की घटना उसको फुलफिल करती है। कैसे, आप किसी एक कमरे में बोल रहे हो तो उसी कमरे में, जैसे सपोज करो आप इधर बोल रहे हो सामने, तो सामने वाली आवाज़ को आगे जाना था ना, मेरी आवाज़ को, सामने दीवार आ गई, एक प्रकार का अवरोध का काम करेगी वो। तो अवरोध के रूप में फिर वो आपकी आवाज़ क्या हो जाएगी, मुड़ेगी ना, फिर आपकी आवाज़, है ना, टकरा के मुड़ जाएगी। तो मुड़ेगी, और मुड़ने के कारण ही क्या होता है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन होता है। कहने का मतलब जब ध्वनि के मार्ग में कोई भी अवरोध या बाधा आ जाती है तो वो ध्वनि तरंगे उससे मुड़कर हमारे कानों तक पहुंचती है, इसी को ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। और इस विवर्तन की घटना के लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी जो चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो यह है क्या, कि जो भी अवरोध आया था उस अवरोध का आकार आपकी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर होना चाहिए। दो चीज़ें बराबर होना चाहिए, जो भी अवरोध आया था उस अवरोध का आकार आप लोगों के जो आपने बोला है उस ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसी कारण क्या होता है, देखो ऐसा क्यों होता है डेली लाइफ में, देखो क्या, इस जो ध्वनि की जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, उसका लगभग 1 मीटर की होती है, और अपने घरों में जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं वो लगभग वो भी 1 मीटर की हाइट पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे होते हैं। तो कहने का मतलब ध्वनि की तरंगदैर्घ्य और उस अवरोध का आकार दोनों की क्या होगी, साइज क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। और यदि दोनों बराबर हो गए तो इसी कारण ये पॉसिबल हो पाएगा कि जब हम किसी एक कमरे में बोलते हैं ना, तो हमारी आवाज़ उन दरवाज़ों, खिड़कियों से या दीवारों से टकराकर दूसरे कमरे में सुनाई देती है, जिसके कारण मम्मी पापा को पता चल जाता है कि हमारा लाडला या लाडली पढ़ रही है या मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं।
इसके लिए विवर्तन नामक घटना जिम्मेदार होती है, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। रख लोगे ना इतनी सी बात। अब देखो नेक्स्ट इसके लक्षण के बारे में चर्चाएं करते हैं। ध्वनि तरंगों से संबंधित बहुत प्रकार के लक्षणों को मैंने डिटेल्ड 1 बाय 1 बताया है। कोशिश करा करो हर प्रकार की चीज़ों के साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट्स बनाने के, है ना। नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसमें देखो, एक अपनी लाइट अपन ने यूनिट पढ़ी थी, तब उससे संबंधित 2 प्रकार के कुछ प्रभाव आए होंगे। टिंडल इफेक्ट टिंडल प्रभाव और डॉपलर इफेक्ट डॉपलर प्रभाव आया था ना उस टाइम। मैं दोबारा एक बार के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देखो टिंडल प्रभाव और दूसरी चीज है डॉपलर प्रभाव। टिंडल इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट दोनों क्या है, बहुत ही अच्छी सी कॉमन सी चीज़ है और मोस्टली इससे रिलेटेड पूछा जाता है। क्या उसी टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि टिंडल प्रभाव तो प्रकाश से संबंधित है और ये डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होगा, ध्वनि से संबंधित होगा। उस दिन मैंने कहा था ना, सपोज करो, क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ जल्दी से कैच करना, क्या कि जैसे सपोज करो आप गर्मियों के दिनों में आप लोगों को 2-3 किलोमीटर जाना है, पैदल जाना है, तो आप क्या करोगे, किसी जैसे सपोज करो चले जा रहे हो बीच में रोड पे क्या आ गया, कोई एक छायादार पेड़ आ गया, तो गर्मियों में थोड़ी दूर चलोगे तो बॉडी पे पसीना आएगा, तो आप सोचोगे कि मैं उस छायादार पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ 1-2 मिनट के लिए। तो हुआ क्या, वास्तव में गर्मियों में हवाएं बहुत गर्म चलती है जिनको लू कहा जाता है। सपोज करो हवा का झोंका भी चल रहा है, तो आप जिस पेड़ के नीचे खड़े हो ना, उस पेड़ की पत्तियां भी हिलेगी हवा के झोंके के कारण। और दोपहर का टाइम था तो सूर्य देवता कहाँ थे, ऊपर, एकदम सिर के ऊपर, है ना, चोटी पे। हाँ, तो वो पेड़ की पत्तियां हिलेगी, तो उन पेड़ की पत्तियों के हिलने के कारण क्या होगा, वो सूर्य का प्रकाश कभी तो उन पत्तियों से होकर आपकी बॉडी पर गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो प्रकाश का कभी आना कभी नहीं आना, इस वाले इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, और ये मोस्टली लाइट में होता है, प्रकाश में होता है, ठीक है ना। ऐसे देखो डॉपलर इफेक्ट किस में होता है, ध्वनि में होता है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, वास्तव में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरा काम है सुनने का, नहीं वैसे तो बोल रहा हूँ मैं, कल्पना करना है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा काम है सुनने का, और कोई दूसरा बंदा है जो बोले जा रहा है कुछ दूरी से, है ना। अब देखो हुआ क्या, मैं तो स्थिर अवस्था में हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक दूसरा आदमी है जो यहाँ है, ठीक है। अब ये चलता चलता इधर आ रहा है, ये इसकी जो धीरे धीरे ये क्या चल के इधर आ रहा है, मैं तो स्थिर अवस्था में हूँ ना, और ये कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। ध्यान रख लोगे ना, मैं स्थिर अवस्था में और ये कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। तो हुआ क्या, वास्तव में देखो क्या कि मैं सुनने वाला श्रोता हो गया और ये बोलने वाला हो गया, ये धीरे धीरे जैसे मेरी तरफ आएगा तो दोनों के बीच में क्या कुछ ना कुछ गति हुई, मूवमेंट हुआ, हलचल हुई, आपेक्षिक गति हुई, है ना। उस आपेक्षिक गति के कारण कभी तो मुझे इसकी आवाज़ तेज सुनाई देगी और कभी मुझे इसकी आवाज़ धीरे सुनाई देगी। इस वाली घटना को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ऐसा क्या होता है वास्तव में, देखो क्या इस डॉपलर प्रभाव के कारण क्या होता है, जैसे सपोज करो क्या कि आप किसी रेलवे जंक्शन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, है ना, और एक रेलगाड़ी ऐसी है जो 1 किलोमीटर आगे से ही हॉर्न देती हुई आ रही है ना, नॉन स्टॉप हॉर्न है उसका, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है, आप प्लेटफॉर्म पे ही हो, रेलगाड़ी हॉर्न दे रही है 1 किलोमीटर आगे से। वो जैसे जैसे आपकी तरफ आती जाएगी आपको हॉर्न की आवाज़ तेज सुनाई देगी, एकदम जब आपके सामने होगी तब हॉर्न की आवाज़ अधिकतम होगी, और जैसे ही आपको छोड़कर आगे जाएगी दूर, तब हॉर्न की आवाज़ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वापस कम हो जाएगी। तो आवृत्ति की मिसमैचिंग के कारण ध्वनि का कम या ज़्यादा होना, इस वाली घटना को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना, कभी पूछ ले तब ऐसे बता देना। वास्तव में होता क्या है, देखो इस डॉपलर इफेक्ट के बहुत प्रकार के उदाहरण होते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें होती है। क्या इस डॉपलर प्रभाव का जो उपयोग करा जाता है डेली लाइफ में, क्या जैसे आप लोगों के वायुयान होते हैं तो हवाई अड्डों पर उन वायुयानों को दिशा निर्देशित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
समझ रहे हो ना। या फिर मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की हृदय की धड़कन तथा रक्त का प्रवाह है। नोट करते जाना सारे पॉइंटों को, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ। डॉपलर प्रभाव से रिलेटेड बिंदु कि डॉपलर प्रभाव का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को दिशा निर्देशित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका जो मेन यूज है वो कहाँ किया जाता है, मनुष्य के शरीर के विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे रक्त का प्रवाह और हृदय की धड़कन, इनका अध्ययन करने में भी किया जाता है। और इसका यूज होता है विभिन्न प्रकार के तारे तथा गैलेक्सियों की जो वेग होता है, आयु होती है, उसको ज्ञात करने में किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सपोज करो जल के भीतर कोई पनडुब्बी चल रही है ना, किसी भी प्रकार की, या कोई जहाज चल रहा है तो उसकी गति का, उसकी चाल का आकलन करने के लिए किया जाता है। और किसी उड़ते हुए वायुयान की चाल का आकलन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब वायुयान ऊपर उड़ रहा है तो डॉपलर प्रभाव से कैसे अपन उसकी चाल का आकलन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो देखो, इसका एक कंसेप्ट होता है क्या, उस हवाई अड्डे से उस विमान को रडार की सहायता से कुछ तरंगे भेजी जाती है। समझना बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर एयरपोर्ट है ना, तो रडार की सहायता से उस वायुयान को मैंने कुछ तरंगे भेजी, है ना। तो वो वायुयान क्या करेगा, वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड तरंगे आएगी ना, वापस परावर्तित तरंगे, है ना, दोनों की आवर्ती का, दोनों की, एक तो क्या जाने वाली तरंग और दूसरी उस वायुयान से टकराकर वापस आने वाली तरंग, मैंने क्या करा, दोनों तरंगों की आवर्ती का अंतर पता कर लिया और उसी अंतर के कंसेप्ट की सहायता से किसी भी प्रकार के वायुयान की गति का, उसकी स्पीड का आकलन करा जाता है। ऐसे ऐसे ध्यान में रखना। सूर्य की जो घूर्णन गति होती है ना, वो भी डॉपलर प्रभाव द्वारा ही मेजर करी जाती है। सूर्य की जो घूर्णन गति होती है वो भी अपन डॉपलर प्रभाव की सहायता से मेजर करेंगे। और इसका मेडिकल चिकित्सा पद्धति में भी सोनोग्राफी हो गया, इकोकार्डियोग्राम हो गया, उनमें भी इसका क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल होता है। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी गतिमान पिंड होगा ना, अब वो गतिमान पिंड कुछ भी हो सकता है आप लोगों का, उस गतिमान पिंड का जो भी चाल या वेग ज्ञात करनी हो, उसके लिए डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करा जाता है। देखो, अभी अभी एक नाम आया था, किसी वायुयान की गति का मापन या उस गति का आकलन भी डॉपलर प्रभाव द्वारा करा जाता है। ऐसा मैंने बोला ना। तो देखो, वास्तव में साइंस के डेटा के अकॉर्डिंग अपने को क्या ध्यान में रखना है। देखो, एक नाम आता है आप लोगों की कंफ्यूजन के लिए, मैक संख्या, सुना होगा शायद आप लोगों ने सभी ने, मैक नंबर। ये क्या आ गया फिर वायुयान की गति से संबंधित, ये क्या आ गया, मैक संख्या, मैक नंबर, सभी ने शायद नाम सुना होगा इसका। यदि किसी ने नहीं सुना तो देखो, वास्तव में मैक संख्या की डेफिनेशन अपने को क्या कहती है, साइंस के डेटा के अकॉर्डिंग, यदि अपन एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहे, क्या कि यदि एक माध्यम है समान माध्यम, जिसमें क्या किसी भी पिंड या कोई भी वस्तु मान लो, उसकी चाल, और उसी माध्यम में, माध्यम समान होना चाहिए, उसी माध्यम में तापमान और दाब की परिस्थितियों को स्थिर मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए ध्वनि की चाल का जो अनुपात होता है ना, उसको कहा जाता है मैक संख्या। नहीं समझे आप, मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसे ध्यान में रखना, मैक संख्या किसको बोलोगे आप लोग, मैक नंबर, किसी माध्यम में किसी पिंड की बोल दो या किसी वस्तु की बोल दो, है ना, और उसी माध्यम में तापमान व दाब की भौतिक परिस्थितियों को स्थिर मानते हुए ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाता है, मैक नंबर कहलाता है। समझ रहे हो ना। अब देखो, इस मैक संख्या की क्या कहानी है। पहला, यदि मैं केस लेना चाहूं तो यदि ये मैक संख्या यदि 1 से ज़्यादा है, कहने का मतलब वैल्यू ज़्यादा किसकी है, वैल्यू ज़्यादा किसकी है, मैक संख्या 1 से यदि ज़्यादा है, तब ऐसी को कहा जाता है क्या, ऐसी चाल को कहा जाता है क्या, सुपरसोनिक, पराध्वनिक, सुपरसोनिक चाल, पराध्वनिक चाल कहा जाता है इसको। नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। और यदि आप लोगों की ये जो मैक संख्या है,
यदि ये मैक संख्या 5 से अधिक है तब उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक। देखो दो प्रकार के, अब ये मैक संख्या क्या हुई, इसी मैक संख्या के बारे में बता रहा हूं मैं। क्या ऐसे पता चल गया आप लोगों को, क्या जब समान माध्यम है और उसी माध्यम में क्या किसी भी प्रकार के पिंड या किसी वस्तु की चाल और उसी माध्यम में तापमान तथा दाब की भौतिक परिस्थितियों को स्थिर मानते हुए किसकी, ध्वनि की चाल, इन दोनों के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। मैक संख्या की एक क्या होती है, क्या यदि मैक संख्या अधिक है तो उस पिंड की चाल को, उस वस्तु की चाल को अपन क्या सुपरसोनिक या पराध्वनिक चाल बोलते हैं। और यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तब उसको कहा जाता है क्या, हाइपरसोनिक। ये पराध्वनिक है तो इसको अति पराध्वनिक बोल दो। अति का मतलब अधिक हो जाएगा ना, अति पराध्वनिक चाल। ये किसकी चाल की बात कर रहे हैं अपन, ये इसकी चाल की बात कर रहे हैं, किसी पिंड या किसी वस्तु की चाल क्या होगी, समझ रहे हो ना। और इस मैक संख्या का कंसेप्ट अपन ने क्यों सीखा, क्योंकि इसी मैक संख्या का उपयोग किसी विमान की चाल ज्ञात करने में किया जाता है। किस रूप में करोगे आप इस मैक संख्या का उपयोग, किसी प्रकार के विमान की चाल ज्ञात करने में किया जाता है। देखिए अपन ने इस ध्वनि के रिगार्डिंग जो भी बेसिक इसकी बातें थी, जो भी लक्षण थे वो अपन ने सीखे। कुछ इसके बचे हुए टर्म्स के बारे में अपन आगे की क्लासेज में इसका डिस्कस करेंगे। आप लोग कोशिश करा करो नोटिफिकेशन मिलते ही हर प्रकार की क्लास का एंजॉय करा करो, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, पढ़ना शुरू कर दो, अब बहुत अच्छा समय है, धीरे धीरे सब कुछ आने लग जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सभी लोग बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।